डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है कोलर्स लॉ। इसी को हिंदी में बोलते हैं कोलराउस का नियम। यानी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोलर्स लॉ को। तो उससे पहले हम लोग कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज़ करती है, रेजिस्टेंस क्या करता था, वो डिक्रीज़ करता था, और जो कप्पा था यानी कंडक्टिविटी वो भी डिक्रीज़ करती थी। कल हम लोगों ने यही पढ़ा था ना। और हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये भी क्या करती थी, इंक्रीज़ करती थी। तो हम लोगों ने कल इतनी टॉपिक को डिस्कस किया था। आज उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलर्स लॉ को। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि कोलर्स लॉ में एक वर्ड इस्तेमाल होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये होता क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लोग एक और वर्ड से समझ सकते हैं कि ज़ीरो कंसंट्रेशन। ज़ीरो कंसंट्रेशन यानी जैसे हम लोग अगर इसको समझें कि कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर हम लोग उसको डाइल्यूट करते जाएं तो क्या होगा, एक टाइम पर उसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि हम लोग बार बार, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोग कहें कि इसमें हम लोग बार बार कोई वाटर ऐड करते जाएं और इनफाइनाइट वॉल्यूम तक उसमें वाटर ऐड करते जाएं तब वो सॉल्यूशन या वो इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होगा। ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट वॉल्यूम का जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है वो सैचुरेट हो जाती है। इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझें। जैसे मान लें कि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिया और यहाँ पर मैंने कैप एम लिया, यानी मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब इधर देखें, मैं मान लो कि 1 ml वॉल्यूम पर यहाँ पे ml है और यहाँ पर उसकी कंडक्टेंस है। मैं मान लें कि हम लोग मान लें कि यहाँ पर 1 ml वॉल्यूम लेने पर इसकी जो कंडक्टेंस आती है वो 1 आती है। इसके बाद 2 ml लेने पर इसकी जो कंडक्टेंस आती है वो कितनी आती है, 1.5 आती है। 3 ml लेने पर कितनी आएगी, 1.7 आएगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। फिर देखिए, हम लोग 4 ml लेने पर भी इसकी जो वैल्यू आती है 1.7 आती है। 5 ml लेने पर भी क्या आएगी, 1.7 आएगी। देखिए, एक पॉइंट पर, वॉल्यूम के एक पॉइंट पर जो Vm की वैल्यू, कैप एम की वैल्यू है, क्या है, कैप एम, Vm नहीं कैप एम। कैप एम की जो वैल्यू है वो सैचुरेट हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेशन स्टार्ट हो गया। तो हम लोग इसी पॉइंट को यानी इस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आनंद तनुता। हिंदी में बोलते हैं इनफाइनाइट आनंद डाइल्यूशन, मतलब कि तनु करने पर विलियन को। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि एक इनफाइनाइट टाइम पर, यानी एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये वॉल्यूम जो होगा वो अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, कंडक्टेंस की या मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो सैचुरेट हो जाती है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम where the conductance of solution is saturated। क्या कहता है कि सैचुरेट हो जाती है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैप बनाएंगे, इसके ऊपर 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर जो होगा, अगर मोलर कंडक्टेंस है तो M लगाएंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो E। देखिए, जो ये 0 लिखा है कैप के ऊपर, यही बताता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो एक ऐसा वॉल्यूम आता है जिस पर वो लिक्विड या वो इलेक्ट्रोलाइट, वो सॉल्यूशन क्या होता है कि उसकी जो कंडक्टेंस होती है या मोलर कंडक्टेंस होती है वो सैचुरेट होती है। उसकी वैल्यू सैचुरेट, उसकी जो वैल्यू होती है उसमें सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का अब हम लोग देखें कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। हम लोगों ने कल पढ़ा था स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, इसी से हम लोग समझकर फिर उसके बाद कॉलर्स लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है हम लोग जानते हैं जो इसकी DOD होती है वो 100% होती है, यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो कितनी होगी 100%। अगर इसको हम लोग 1 के रिफर तो इसकी यूनिटी होती है। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसकी जो DOD होती है वो बहुत कम होती है। क्या होता है अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 1 से बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा, यानी 1 उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू। हम लोगों ने कल एग्जाम्पल लेके समझा था कि अगर मान लो मैंने 100 मालिक्यूल डाले तो इसमें से 10 मालिक्यूल ही डिसोसिएट होते हैं या टूटते हैं अपने आयन में, बाकी 90 ऐसे सच पड़े रहते हैं। अब देखें पहले स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को देख लें। अब DOD हम लोग अगर इसको डाइल्यूट करते जाएं, यानी हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करते जाएं, डाइल्यूशन को जब इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या, क्या इसमें चार्ज ऑफ आयन या चार्ज या आयन इंक्रीज़ होंगे। जब इसमें जो 100 मालिक्यूल थे यानी कि 100 मालिक्यूल जो इसमें थे वो सब के सब टूट गए, सब के सब अपने आयन में टूट गए, तभी तो इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी 100% उसका जो मालिक्यूल थे वो डिसोसिएट हो गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका 100% है। यानी जितने मैंने डाले थे और जितने मिले क्या हो गया सब के सब, तो इसकी यूनिटी, इसीलिए तो मैंने लिखा है कि 1 वैल्यू लिखी है। तो डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर जो चार्ज होते हैं, चार्ज या उसी को हम लोग आयन बोलें, तो क्या होगा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो पहले से ऑलरेडी सबके सब इलेक्ट्रोलाइट के जो मालिक्यूल थे वो अपने आयन में डिसोसिएट हो चुके थे। अब दूसरे अब देखें क्या इसमें कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो कंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज़ करती है डाइल्यूशन करने पर, क्योंकि हम लोगों ने लिखा कि कंडक्टेंस जो होती है वो डाइल्यूट करने पर वो इंक्रीज़ होती है, तो कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे समझें कि कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज़ होगी। मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया और इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें रखा। अब क्या होगा, मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक है, इसमें जो आयन होंगे C पॉजिटिव A नेगेटिव, इसके क्या होगा जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब मैं इसमें लिक्विड मिलाता चला गया यानी कि इसमें मैंने वाटर मिला दिया तो इसके पास स्पेस बढ़ गया। जब स्पेस बढ़ गया तो ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनमें जो डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज़ करेगी। क्या करेगी, डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब पास पास होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, जब दूर दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है ना। अब देखें इसमें यानी कि जो कंडक्टेंस होती है वो बढ़ती है, जबकि DOD या चार्ज ऑफ आयन, यहाँ पे DOD भी क्या होगी, जो DOD होगी उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो चुके हैं। ठीक है ना। जब 100% डिसोसिएट हो चुके हैं तो उसके जो आयन होंगे वो या मॉलिक्यूल होंगे वो अपने आयन में तो अब डिसोसिएट होंगे नहीं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कल कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करते हैं तो इसमें क्या होगा, हम लोग जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं उसके DOD यानी उसकी जो DOD होती है वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम यानी उसका बढ़ाते जाते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे उसके कुछ आयन हैं फिर टूट जाएंगे, फिर मैंने 5 ml मिला दिए, फिर कुछ आयन टूट जाएंगे, फिर 5 ml ऐड करता गया। तभी तो हम लोगों ने कहा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी जो कंडक्टेंस होती है वो बढ़ती चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, चार्ज जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। जब चार्ज इंक्रीज़ करेंगे यानी कि आयन जो होंगे वो भी इंक्रीज़ करेंगे। बात वही है, चार्ज लिखें या आयन लिखें। और DOD क्या होगी, जब जैसे 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 वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते जाते हैं वैसे ही उसके जो पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो अपने आयन में डिसोसिएट होती हैं, तो उसकी जो DOD होती है वो बढ़ती चली जाती है, तो DOD भी इंक्रीज़ करेगी। और हम लोग जानते हैं कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हम लोग उसमें डाइल्यूट करें या उसका वॉल्यूम बढ़ाएं तो क्या होगा, उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ करती है। क्या करती है, कंडक्टेंस इंक्रीज़ करती है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद दिन तब ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो क्या होगा कि कंडक्टेंस जो होती है
वो भी इंक्रीज़ करती है। अब यहाँ पे देखें हम लोग कि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट उसका जो कंडक्टेंस होता है उसके लिए सिर्फ एक फैक्टर है जो उसको इंक्रीज़ करता है, या उसकी मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी को सिर्फ एक फैक्टर ही इंक्रीज़ करता है। वो कौन सा फैक्टर है? कंडक्टेंस। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो फैक्टर है। पहला है डीओडी इंक्रीज़ कर रही है, यानी चार्ज ऑफ आयन बढ़ेंगे तो डीओडी उसकी इंक्रीज़ करेगी। दूसरा फैक्टर है कंडक्टेंस। तो इनके बीच में जो ग्राफ आता है ना, वो कंडक्टेंस का कुछ इसी वे में ग्राफ आता है, जब यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए कॉलर्स ने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग कॉलर्स लॉ बोलते हैं। उसको हम लोगों को इसी को पढ़ना था। पहले है हल्का सा बैकग्राउंड दिखाना था ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। अब देखिए, पहले जो कॉलर्स लॉ है या कोलराउस लॉ है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, देन उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए लिखा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ सोल्यूशन। देखिए पहले इसको देख ले, इसको लिख ले, देन समझते हैं। देखिए कोलराउस ने कहा था या कॉलर्स ने कहा था कि हम लोग अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का उसकी कंडक्टेंस को मेज़र करना चाहें, उसको कैलकुलेट करना चाहें फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये था किसके लिए था? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसकी कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो जो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो जो उसकी कंडक्टेंस होगी वो जितने भी आयन में डिसोसिएट होंगे, जितने भी आयन में टूटेंगे, उसके आयन का हम लोग सम कर लेते हैं तो उसी के इक्वल होती है उसकी कंडक्टेंस। वही लिखा है, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगी? सम ऑफ आयन ऑफ कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। आज जितने भी आयन कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितने भी कैटायन या एनायन मिलेंगे उसका सम कर देंगे तो वो उसके इक्वल होगा। अब इसको एक फार्मूले के तरीके समझते हैं। जैसे ये है AM और BN, और ये किस में डिसोसिएट हो रहे हैं? Ma पॉजिटिव, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C, ठीक है ना। और देन उसके बाद क्या होगा? NB एनायन, ठीक है ना। ये इसमें ये डिसोसिएट हो गए। अब इसका हम लोग कोलराउस लॉ इस पे यूज़ करें तो होगा क्या? देखें, अगर हम लोग मोलर कंडक्टेंस या M निकालें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो इसका फार्मूला जो बनता है बहुत सिंपल फार्मूला होता है। इसके जो मोल हैं यानी जो कैटायनिक प्लस एनायनिक बनते हैं, देखिए हमने कहा था ना कैटायन प्लस एनायन, जो कैटायन और एनायन बनते हैं उसका सम कर दें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल A पॉजिटिव। देखें ये लैम्डा है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस ये एक सिंबॉलिक है, इसको हम लोग ऐसा से लिख लेते हैं, लैम्डा A पॉजिटिव प्लस लैम्डा B निगेटिव। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये किसके लिए निकाल रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, जो उसके मोल आते हैं, जितने मोल में वो डिसोसिएट हो रहे हैं उसके मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोल क्या है? M है, यहाँ पर क्या है? N है। देखिए तो ये फार्मूला बन गया। अगर मैं इसी को एक एग्जाम्पल के तरीके समझूं कि HCl के लिए अगर हम लोग निकालें, किसके लिए निकालें? HCl के लिए निकालें तो होगा क्या? देखें कैटायन में क्या है? देखिए तो ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में, इसी में डिसोसिएट होगा। अब देखिए क्या आएगा, लैम्डा H पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 1 है तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस लैम्डा Cl निगेटिव यहाँ भी। तो इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोलराउस लॉ को या कॉलर्स लॉ को। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं निकालूँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EQ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें आएगा क्या, इसमें थोड़ा सा इन दोनों फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले देखें जो कैटायन है उसको ऐसा लिख दें
मैं इसी इक्वेशन को मान के चल रहा हूँ, प्लस लैम्डा जो एनायन है उसको लिख दें, है ना। अब यहाँ पे देखें जो उसके चार्ज हैं उससे डिवाइड कर दें। यहाँ पे मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल से क्या करें हम लोग, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा कि जो उसके आयन आएंगे, चार्ज या आयन, उससे क्या करें, डिवाइड कर दें। चार्ज या आयन से हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दें। देखिए इसमें चार्ज क्या आया, प्लस सी पॉजिटिव माइनस ए। अब देखें प्लस सी में क्या है, हम लोग देखें तो 1/c, यहाँ पर क्या चार्ज है, 1/a कर दें। देख यहाँ पे a ना करें, यहाँ पे हम लोग कर दें d, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए फार्मूला। किसके लिए फार्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। अगर मैं देखें यहाँ हम लोग निकालें H2SO4 के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करें, देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको एज सच रिप्रेजेंट कर दें, देखें आएगा क्या। ये ब्रेक होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव, इसी में होगा ना। देखिए होगा, फार्मूला क्या बनेगा, देखिए जो चार पहले कैटायन को लिखें तो क्या आएगा, H पॉजिटिव, इस पे चार्ज कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे हम लोग मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट के लिए निकाल रहा हूँ। अगर मोल के लिखते तो हम लोग 2 लगाते यहाँ पर, ठीक है ना। 1 प्लस, अब एनायन क्या बन रहा है, SO4 डबल निगेटिव, है ना। और इसमें कितने चार्ज हैं, -2, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। अब इस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ही इजी आते हैं। समझ लीजिए कि इस चैप्टर के सबसे इजी एग्जाम्पल, सबसे इजी न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पर मिलेंगे। अब देखें हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखें इसका पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमको क्वेश्चन में एज सच गिवन रहेगा। देखिए किसके लिए पहले कैलकुलेट करें, NaCl के लिए, तो क्या आएगा, लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl निगेटिव। दूसरा देखें CH3COO Na के लिए, देखिए क्या आएगा, Na पॉजिटिव प्लस CH लैम्डा CH3COO निगेटिव। अब उसके बाद एक और देखते हैं हम लोग HCl के लिए, तो HCl के लिए क्या आएगा, लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl निगेटिव। अब मैं कहूँ अगर हमको कैलकुलेट करना हो, क्वेश्चन के थ्रू हमको कैलकुलेट करना हो CH3COOH के लिए, यानी एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेट करना हो, जबकि हम लोग अभी जानते हैं, अभी हम लोग कर लेंगे लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा COO निगेटिव। लेकिन देखें अब हमको कैसे इसको कैलकुलेट करना है। देखें हम लोग जानते हैं जो लैम्डा CH3COO निगेटिव ये आता है, तो यहाँ पे हम लोग H पॉजिटिव प्लस लैम्डा COO निगेटिव के लिए CH3COO निगेटिव, ऐसे कुछ आएगा। लेकिन देखिए इस इक्वेशन के थ्रू अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कोलर्स लॉ में कहा गया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी या मोलर कंडक्टेंस होगी वो उसके सम के इक्वल होगी जो उसके कैटायन या एनायन बनेंगे। अब देखिए कोई ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन के थ्रू हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखिए हमारे इस फार्मूले में इसमें क्या क्या आ रहा है, 2 कैटायन बनने वाले हैं, एक कैटायन एक एनायन, H पॉजिटिव और CH3COO निगेटिव बनेगा। तो देखें पहले इक्वेशन में हमको कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। दूसरे इक्वेशन में देखें हमको ये मैच कर रहा है, Na हमारे इक्वेशन में यहाँ पे नहीं है, और यहाँ से क्या है, H पॉजिटिव है। देखें जो जो हमारे क्वेश्चन में आता है, जो जो हम जिसको हमको यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए फार्मूला जो होता है वो यहाँ पे देख लें। पहले हम लोग लिखेंगे कैटायनिक साल्ट को कैटायनिक साल्ट प्लस एनायनिक साल्ट
माइनस अदर साल्ट। ये देख लें, बहुत बेहतरीन है, बहुत इजी भी है। ये क्या करेंगे, कैटायनिक साल्ट प्लस एनायनिक साल्ट माइनस अदर साल्ट। अब देखिए यहाँ पर इसमें कैटायन क्या है, H पॉजिटिव, तो कैटायन किस इक्वेशन में आ रहा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहा हूँ, इसको 2, इसको 3। तो हमारे किस इक्वेशन में H पॉजिटिव आ रहा है, देखें इक्वेशन नंबर 3 प्लस, अब एनायनिक साल्ट कौन है, अब देखिए यहाँ से हमको एनायन मिल रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब देखें यहाँ पर हम ऐसे सच इक्वेशन को रख दें, तो इसको ऐड करें टोटल को, क्या आएगा, प्लस यहाँ पे पहला इक्वेशन है NaCl, अब उसके बाद HCl, यही है। अब देखिए इसको इक्वल करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्वेशन नंबर 3, पहले इक्वेशन नंबर 3 कौन है, तो यहाँ पे रखे लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl निगेटिव प्लस इक्वेशन नंबर 2 ये क्या है, लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा CH3 COO निगेटिव। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl निगेटिव। अब देखें इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल होगा, देखें यहाँ पर प्लस लैम्डा Cl है और इस इक्वेशन में हम लोग माइनस यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन में हम लोग फार्मूला क्या लिखे हैं, कैटायनिक साल्ट प्लस एनायनिक साल्ट माइनस अदर साल्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर माइनस लगाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो ये भी क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ से Cl, यहाँ से ये Cl कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ पर प्लस Na है, यहाँ पर प्लस Na कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, देखें बचा क्या है कि लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा CH3 COO निगेटिव, यही बचा है ना। और ये किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होगा ना। देखिए जो हम लोगों ने क्वेश्चन में पूछा था, इसको हम लोगों ने पूछा था, तो यही इसी के इक्वल होगा ना, CH3 COOH इसी के इक्वल होगा। तो हमारा जो फार्मूला है बेसिकली वो फार्मूला क्या था, अगर हम लोगों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, कैटायनिक साल्ट प्लस एनायनिक साल्ट माइनस अदर साल्ट, जितने भी क्वेश्चन आए। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं एक वैल्यू रख दूं कि इसके इक्वल होगा x, इसके इक्वल होगा y, इसके इक्वल होगा z, तो हमको CH3 COOH की वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखें इक्वेशन में हमको कैटायन कौन सा दे रहा है, ये कैटायन दे रहा है, तो z प्लस एनायन कौन सा दे रहा है, y, तो y माइनस x, यही आएगा। अगर इस पे कोई भी वैल्यू रख के पूछी जाए क्वेश्चन में, कोई भी वैल्यू, मान लीजिए कि 934, जो भी वैल्यू गिवन हो, बस उसी वैल्यू को हम लोग इस फार्मूले से लिख देंगे। अभी मैं इस फार्मूले को एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या गिवन है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस NaCl की A गिवन है, KNO3 की B है, KCl की C है, और हमसे पूछा क्या है कि NaNO3 की हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस बताएं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कोई वैल्यू भी गिवन हो सकती है, मैं यहाँ पे सिंबॉलिक टर्म में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बस कॉन्सेप्ट पता हो। आप लोग कोई भी वैल्यू गिवन होगी तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, कैटायनिक साल्ट प्लस एनायनिक साल्ट माइनस अदर साल्ट। अब कैटायन देखो NaNO3 में कैटायन क्या है, Na सोडियम कैटायन है, हमको सोडियम कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो लिख सकते हैं कि A प्लस एनायन कहाँ से मिल रहा है, NO3 कहाँ पे, देखिए इसमें है प्लस B, अदर साल्ट क्या आएगा, KCl अदर साल्ट में है, तो ये माइनस C, हमारा ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूँ कि यहाँ पे 5 गिवन हो, यहाँ पे 9 हो और यहाँ पे 2 हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 5 प्लस 9 माइनस 2, यही आएगी ना, यही आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत इजी है। मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर का सबसे इजी एग्जाम्पल जो बचपन में हम लोगों ने बस जोड़ घटाना
ये पढ़े थे, बस उतना ही इजी यहाँ पे है। बस हमको एक फार्मूला याद रखना है कि अगर हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पूछे तो कैटायनिक साल्ट प्लस एनायनिक साल्ट माइनस अदर साल्ट से रख के हम लोग इसका इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कॉलर्स लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।